पिछले क्लास में जो 4 क्वेश्चन आपको बनाने दिया गया था उसको आप बनाए थे क्या? में दिक्कत भी हुई? हम एक काम करते हैं, उसमें थोड़ा सा आपका हेल्प कर देते हैं। हम सिर्फ चारों हाफ सेल का ना रिएक्शन लिख देते हैं। तो आपका अब दोबारा फिर ट्राई करना, यदि नहीं बना होगा तो अब बन जाएगा, और फिर भी ना बने तो संडे को तो क्लास होना ही है। देखो दूसरा क्वेश्चन में यू सॉलिड कन्वर्ट कर रहा है Cu प्लस प्लस में। ये तब ना कन्वर्ट करेगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये ऑक्सीडेशन वाला रे। दूसरा में Mg सॉलिड है, ये तीसरा में Mg प्लस प्लस में कन्वर्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन देके। ये दोनों ऑक्सीडेशन वाला लिखा हुआ है। तीसरा में Cl2, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और 2Cl माइनस में कन्वर्ट करेगा। इसमें आपको जरूर दिक्कत हुआ होगा। पांचवा में भी दिक्कत होगा। ये प्लेटिनम देख के आप परेशान मत होइए। आयन आयन इलेक्ट्रोड में रॉड प्लेटिनम का ही डाला जाता है, लेकिन आयन दो तरह का रहता है, एक आयरन का, दोनों आयरन का, एक Fe2 प्लस में और एक Fe3 प्लस में। यहाँ पर Fe2 प्लस कन्वर्ट कर रहा है Fe3 प्लस में। ये तभी ना पॉसिबल है जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करे। अब कौन ऑक्सीडेशन वाला है कौन रिडक्शन वाला है, ये रिएक्शन से पता चल जाएगा। आपको निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल, तो जो रिडक्शन वाला है उसको छोड़ दीजिए, जो ऑक्सीडेशन के रूप में लिखा हुआ है उसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स कीजिएगा तो अपने वो रिडक्शन हाफ में चला आएगा, और रिडक्शन हाफ में आने के बाद उसका कैलकुलेशन कीजिए जो डाटा दिया हुआ है उस। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये सब वो रिएक्शन है जिस पर आपको काम करना है, उस 4 क्वेश्चन में जो पिछला क्लास में आपको दिया गया था। हम पूरा का पूरा नहीं बता रहे अभी इसको, और हमको लगता है बहुत होगा तो एक आध गो क्वेश्चन में आप फंसे होंगे। अब बनाइएगा, अब बन जाएगा। आगे हेडिंग डालिए तो। लिखेंगे यूज ऑफ फर्स्ट इक्वेशन और रिवर्सिबल रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले आप जानिए रिवर्सिबल रेडॉक्स क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों रिएक्शन, उसी को ना ऑक्सीडेशन, उसी को ना रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और रिवर्सिबल रेडॉक्स का मतलब होता है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट कर जाए प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट कन्वर्ट कर जाए रिएक्टेंट में। तो जैसे मान लीजिए कि ए और बी आपस में रिएक्शन करके बनाता है एम और एन, और यह एक रिवर्सिबल रेडॉक्स रिएक्शन है। मतलब ए और बी रिएक्शन करता है तो एम और एन में बदल जाता है, और एम और एन रिएक्शन करता है तो ए और बी में बदल जाता है। हम यदि इसके कॉफिशिएंट की बात करें तो इसके कॉफिशिएंट को स्मॉल ए, इसके कॉफिशिएंट को स्मॉल बी, इसके कॉफिशिएंट को स्मॉल एम और इसके कॉफिशिएंट को स्मॉल एन मान लेते हैं। यदि कभी कॉफिशिएंट की जरूरत पड़ी तो हम इस तरह से यूज करेंगे। आप याद कीजिए लॉ ऑफ मास सेक्शन का यूज हम जब भी करते थे तो वह एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर वर्क करता था। आगे देखेंगे। अब आप ये बताइए कि नर्स्ट इक्वेशन आप पढ़े क्या है? क्या था इक्वेशन? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT। 0.0591 वाला का यूज हम इतना ना करने लगे कि मेन इक्वेशन ही भूल जाए। ठीक है, तो कभी कभी इसको भी लिखना है। 2.303 RT बाय NF log Q। एक चीज समझिए आप,
रिएक्शन यदि ऑक्सीडेशन हाफ हो रहा हो तो वहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा, और हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर लिखेंगे EOP, यहां लिखेंगे E नॉट OP। रिएक्शन यदि रिडक्शन वाला हो, मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा हो, तो वहां रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, और वहां पर हम लिखेंगे यहां पर ERP, यहां लिखेंगे E नॉट RP। लेकिन जब एक कंप्लीट सेल के लिए आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो वहां पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन नहीं डेवलप होता है, वहां पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, सॉरी, वहां पर सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप नहीं होता है, वहां पर सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल भी डेवलप नहीं होता है, दोनों डेवलप होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल, और उसका सम जो होता है वही ना कहलाता है सेल पोटेंशियल। तो फुल सेल में हम सेल पोटेंशियल की बात करते हैं। तो वैसी स्थिति में ये जो ई आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा? ई सेल। इसका मतलब वो हो गया सेल पोटेंशियल। और ई नॉट को क्या बोलेंगे? ई नॉट सेल। मतलब ये हो गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। समझ में आया कि कैसे हम इनवर्स इक्वेशन का यूज करेंगे वहां? तो ये इक्वेशन मिला। अब आप यह भी याद कीजिए, 11th में आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े थे। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको बताया गया था कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट इक्विलिब्रियम का स्टेट होता है, और इसीलिए कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आके रुकेगा ही रुकेगा। और जब ये मान लीजिए कि यह एक रेडॉक्स रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है और डेफिनेटली ये इक्विलिब्रियम पर जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पर जब जाएगा तो क्या होगा? तो हम अब बात करेंगे एट इक्विलिब्रियम की। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर जाएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन का नेट मूवमेंट जीरो हो जाए तो उसका सेल पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ई सेल का मान जीरो हो जाएगा। कब? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा तब। यहां पर उन लोगों को खासा दिक्कत हो सकता है जो 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़े हैं, है कि उससे संबंधित बहुत सारा बात है यहाँ। नहीं, उन लोगों को दिक्कत नहीं होगा जो 11th में पढ़े नहीं है, उन लोगों को नहीं होगा जिनके जीवन में 11th है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 11th से कोई लेना देना नहीं रहता है, तो झेलिए अब। और ये जो Q आप देख रहे हैं इसको हम लोग रिएक्शन कोसेंट कहते हैं। आप याद कीजिए इक्विलिब्रियम पर ये Q और Kc दोनों आपस में इक्वल हो जाता था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोसेंट ये इक्वल हो जाता था जब रिएक्शन कहां पर होता था? इक्विलिब्रियम पर। तो हम इस रिएक्शन के लिए यदि बात करें एट इक्विलिब्रियम की, एट इक्विलिब्रियम, तो हम यहां पर दो बात लिख सकते हैं। पहला, ई सेल इज इक्वल टू जीरो एंड क्यू इज इक्वल टू केसी। केसी या केपी कंसंट्रेशन के टर्म में रहेगा तो केसी, प्रेशर के टर्म में रहेगा तो केपी। आप याद कीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तीन तरह का होता था: इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन आउट ऑफ सिलेबस था, याद करो आप। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट केसी आप पढ़े हैं और इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट केपी पढ़े हैं आप। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर, चूंकि वहाँ हम नीचे लिख चुके हैं एट इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू जीरो एंड क्यू इज इक्वल टू के सी। और इस चीज को जब हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वहाँ ई सेल था, यही इक्वेशन है। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू। डालिए वैल्यू, ई सेल का वैल्यू कितना? जीरो, मतलब हम एट इक्विलिब्रियम काम कर रहे हैं। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल जीरो नहीं होगा क्योंकि स्टैंडर्ड, जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर वो इक्विलिब्रियम को हासिल कर ले। ई नॉट सेल का कुछ ना कुछ मान होगा जो निकाला जा सकता है। जो निकाला क्या जा सकता है? जो फिक्स चीज है, जो फिक्स है लैब में, इसको निकाला जा सकता है एक्सपेरिमेंट से। माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग क्यू के बदले क्या लिख दें? केसी। हम बाद में लिख देंगे कि केसी क्या है। अब बताइए, ये माइनस पूरा का पूरा टर्म एक साथ है, हम निगेटिव है, इधर ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगा, या यूं कहें कि नोट सेल को इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग
जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। पहले आप बताइए कि यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है, उतारिए तो। चेंज करें क्या? ये क्या लिखा हुआ है ये? इक्विलिब्रियम। पूरा का पूरा ऐसे लिखाएगा, वो शॉर्ट टर्म शॉर्टकट वो लिखा हुआ था। जो 11th में पढ़े हैं वो तो समझ गए होंगे, जो नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत होगा। लिखिए आगे। ये वाला इक्वेशन आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, एट एनी टेम्परेचर। अब हम यहाँ पर फिर बात करेंगे 25 डिग्री सी की। बढ़े आगे। अब बताइए तो आगे हम एट 25 डिग्री सी लिखेंगे तो क्या परिवर्तन आएगा इस इक्वेशन में? 2.303 गुना R 8.31। टेम्परेचर 298, चूंकि 25 डिग्री सी 298 होगा, और F 96,500। फिर से ये गुना भाग होके 0.0591 हो जाएगा, 0.0591 बाई एन हो जाएगा। तो उसका यूज हम सिर्फ 25 डिग्री सी पे कर सकते हैं, और मैक्सिमम केस में आपको 25 डिग्री सी पर ही वर्क करना होता है। तो आप उन चीज़ों को भी साथ लेकर चलेंगे ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन आपको बार बार ना करना पड़े। चेंज कर दूँ? लिखिए साथ साथ। एट 25 डिग्री से ई नॉट सेल इज इक्वल टू, क्या था उधर पीछे? 2.303 वाला था ना? 2.303 इंटू 8.31। किसका वैल्यू रख दिए? आर का। 298 बाई एन इंटू एफ क्या था? 96,500। एक्चुअल में हम सबका वैल्यू डाल दिए हैं यहाँ, ठीक है। आगे क्या था? लॉग के से। पीछे आप ऑलरेडी इसका कैलकुलेशन कर चुके हैं। ये सब कैलकुलेट होके क्या देता है? 0.0591। देन ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन log, but this equation is only valid at
अब यहाँ पर थोड़ा सा फिजिक्स आएगा इस सेल में। हो सकता है कि आप पहले से कुछ बात जानते हो, नहीं जानते होंगे तो थोड़ी देर के लिए मानना पड़ेगा, फिजिक्स में जाके कंफर्म होना पड़ेगा, और फिर हम आगे का काम करेंगे। चेंज करूँ इसे। देखिए, एक टर्म होता है इलेक्ट्रिक वर्क। थोड़ी देर 5 मिनट थोड़ा फिजिक्स देखिए इसका। इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है इसका, मेन कंसेप्ट, ये सब बात आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। हम उस पर डिस्कस ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक वर्क के फॉर्मूला का यूज है केमिस्ट्री में। बताइए तो कौन कौन जानते हैं इलेक्ट्रिक वर्क का फॉर्मूला? नहीं जानते हैं? इलेक्ट्रिक वर्क बराबर होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज को जब आप पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही क्या देता है, इलेक्ट्रिक वर्क। फिजिक्स में चार्ज को इंडिकेट किया जाता है क्यू से, केमिस्ट्री में भी क्यू से ही इंडिकेट करते हैं, और पोटेंशियल को फिजिक्स में इंडिकेट किया जाता है वी से। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक वर्क बराबर क्या मिला, इलेक्ट्रिक वर्क का फॉर्मूला मिला क्यू इंटू। अब आगे सुनिए, इलेक्ट्रिक वर्क को केमिस्ट्री में सिंबल दिया जाता है माइनस डेल्टा जी। इलेक्ट्रिक वर्क किसी से इंडिकेट होगा, माइनस डेल्टा जी से। इसको हम लोग गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। ये जो Q आप देख रहे हैं चार्ज, ये निकाला जाता है N इंटू एफ से, जहां पर N जो है वह टोटल नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और F जो है वह फैराडे कांस्टेंट है। तो N के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी Q के बदले NF। और फिजिक्स में पोटेंशियल को V से इंडिकेट किया जाता है, लेकिन इसी पोटेंशियल को केमिस्ट्री में E से इंडिकेट किया जाता है। ये कंफ्यूजन आपको बार बार करेगा, बार बार होगा, सॉरी। फिजिक्स में पोटेंशियल को V से और केमिस्ट्री में पोटेंशियल को E से। तो यहाँ पर हम V के बदले क्या लिख दें, E। तो यहाँ से माइनस डेल्टा जी बराबर होता है एन एफ इंटू ई, और यहाँ पर ये बात आप लिख लीजिएगा Q बराबर होता है एन एफ। हम बाद में सब लिख देंगे कि N क्या है, F क्या है, वैसे आप जान रहे हैं ये। तो बताइए यहाँ से फाइनली क्या मिलेगा, यदि हम इधर डेल्टा जी को छोड़ें तो इधर माइनस एन एफ ई, यही ना मिलेगा। यदि हम किसी सेल के लिए बात करें, सेल के पोटेंशियल के लिए बात करें, तो ई को ही हम लोग क्या कह देंगे, ई सेल। तो डेल्टा जी बराबर हो जाएगा माइनस एन एफ ई सेल। यदि हम स्टैंडर्ड कंडीशन पर लेके चले जाएं तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल। जब आप इसको ई नॉट सेल कहिएगा तब आपको यहां भी क्या कहना पड़ेगा, डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी है गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट को कहा जाएगा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। तो ऐसी स्थिति में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। अब आगे सुनिए, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यदि हम इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम पर की बात करें, तो ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के सी। एक चीज समझ लो, के सी के पी किसी एक्सप्रेशन में आया तो आप तुरंत समझ लीजिए कि वो इक्विलिब्रियम पर ही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन जाएगा तब ना हम उसके लिए के सी और के पी की बात कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट की बात तो सिर्फ तभी हो सकती है ना जब रिवर्सिबल रिएक्शन कहाँ पर हो, इक्विलिब्रियम पर हो। तो ऐसी स्थिति में हम ई नॉट सेल के बदले जो ये इतना बड़ा वैल्यू है लिखा हुआ, इसी को हम वहां पर पुट करेंगे। ई नॉट सेल बराबर क्या लिखें बताइए, 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के सी। ऐसा हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ई नॉट सेल बराबर होता है 2.303 आर टी
बाय एन एफ लॉग के सी। और ये आज ही के क्लास में पढ़े हैं तो ज़्यादा पीछे है भी नहीं, तो भूलना नहीं चाहिए। अब बताइए यहाँ से कुछ कटेगा क्या? क्या क्या कटेगा? एन एफ से एन एफ कटेगा, बचेगा क्या? यहाँ से डेल्टा जी नॉट बराबर बच जाएगा -2.303 आर टी बच जाएगा और लॉग इसी बच जाएगा। बोलिए क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अगेन, अभी तुरंत आप पढ़े हैं ई नॉट सेल। तो पहले ये बताइए, तो यहाँ तक उतार लिए हैं क्या? कहाँ तक उतारे हैं सो बताइए तो आप। ये उतारा जा चुका है, इसके बाद यहाँ नहीं ना उतारे हैं? रुकिए रुकिएगा, हेरिंग डाल चुके हैं क्या? कुछ मत कीजिए, रुक जाइए तो। देखो यहाँ ऊपर वाला उतार लियो, ये तो उतारा हुआ है ना, इसको मिटा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे बराबर पूछता है, और वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यदि हम अलग करके लिखना चाहें तो बताइए, यहां से ये n इधर आएगा तो गुना में बदल जाएगा, आया ना? और ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो बटा में बदल जाएगा। तो बताइए, तो इसके आगे वाले टर्म में, मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे, जो जगह नहीं है तो हम ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? log के सी इज इक्वल टू n इंटू ई नॉट सेल बाई 0.0591। लेकिन ये बात तो सिर्फ 25 डिग्री सी पर लिखा जा सकता है। बताइए यहाँ से के सी बराबर क्या होगा? लॉग जब उस तरफ जाएगा बराबर के दूसरे साइड, तो लॉग एंटी लॉग में बदल जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंटी लॉग ऑफ n इंटू ए नॉट सेल बाई 0.059। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब बताइए, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यदि ई नॉट सेल का मान पता चल जाए और n का वैल्यू पता चल जाए, तो ये दोनों वैल्यू पता चल जाएगा, तो ये तो वैल्यू ऑलरेडी पता ही है, वो तो दिख ही रहा है। डिवाइड करके उसका यदि हम एंटी लॉग निकाल लें, तो उस रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या निकल जाएगा? कैसे, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट निकल जाएगा। इसको लिख लीजिए तो पहले, जो इक्वेशन अभी आप घेरे हुए थे नीचे में, उसी के इसी को थोड़ा और आगे, थोड़ा और इसको हम सिंप्लीफाई कर दिए। एक्चुअल में ये करना इसलिए जरूरी था क्योंकि लॉग वाला चीज है, यहाँ लॉग उधर से इधर आके एंटी लॉग में बदला है, बहुत सारे लोग को दिमाग में ये सब नहीं रहता है, तो नहीं भी लिखते तो कैलकुलेशन हो जाता, क्योंकि आप बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो थोड़ा और एक दो स्टेप और हम आगे बढ़ा दिए, और कोई खास काम नहीं किया गया है। हो गया? लिखिए आगे, फटाफट लिख के खत्म कीजिए इसको।
करें चेंज, चेंज कर दिया गया, उतारिए आगे। बढ़े आगे। अब यहाँ अगेन नहीं लिखना है, एक्चुअल में उसी फॉर्मूला को हम दूसरे रूप में लिखते। यहाँ पर अब आपको कुछ नया नया टर्म मिला है, उस सारे टर्म को इंडिकेट कर लीजिए कि कौन क्या है। चेंज करें अब? यार साथ साथ लिखा करो, तुम लोग लिखते बहुत धीरे धीरे हो, बतियाते रहते हो खाली। वेयर डेल्टा जी को हम पढ़ते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। जब भी आपको इलेक्ट्रिक वर्क निकालने के लिए दे तो आप गिव्स फ्री एनर्जी निकाल दीजिए, वही इलेक्ट्रिक वर्क होगा। डेल्टा जी नॉट को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। और क्या क्या था? केसी, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और कुछ नया था क्या? और सब, और वो सारा टर्म तो जानते ही है ना पीछे से, ई नॉट सेल क्या है, ई सेल क्या है, वो सब। इन सब चीजों की आपको आगे जरूरत पड़ेगी। आगे हेडिंग डालेंगे सेल नोटेशन। ऐसे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि पीछे और कोई नया टर्म था क्या। क्यों, तो समझ ही रहे हो, तो लिखा हुआ है। सब ठीक है। हेडिंग डालिए सेल नोटेशन। सेल नोटेशन क्या है पहले इसको समझिए, बाद में लिख लेंगे। आप याद करो सेकंड क्लास में आपको बताया गया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड क्लास में, वर्किंग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप याद कीजिए, उसमें पूरा का पूरा क्लास आप एक फिगर को समझ रहे थे। अब बताइए कि अलग अलग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर यदि हम आपको क्वेश्चन दें तो क्या हम हर बार फोटो बना बना के आपको क्वेश्चन देंगे? उसका कोई शॉर्टकट तरीका होगा ना। उसी को समझा जाता है किसमें? सेल नोटेशन में। एक लाइन लिखा हुआ रहेगा और उस लाइन से आपको पूरा का पूरा फिगर समझ में आ जाएगा कि सेल नोटेशन, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या क्या आपको दे दिया या कौन क्या है। तो सेल नोटेशन किस टाइप का चीज होता है आप इसको समझिए पहले। अभी मत लिखना, अभी आप देखो तो इधर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप वहां पर बनाए थे, एक तरफ कॉपर वाला था, एक तरफ कॉपर वाला था और एक तरफ जिंक वाला था। तो इसमें क्या किया, क्या करता है क्वेश्चन, ऐसे लिखेगा जेड एन एस सिंगल ऑब्लिक जेड एन प्लस प्लस, यहाँ पर
Zn++ का जो कंसंट्रेशन होगा वो लिख देगा। हम कोई वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, हम C1 लिख दिए हैं ताकि आप समझ सकें कि C1 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ Zn++। इसका वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देगा। फिर क्या करेगा, यहाँ पर डबल ऑब्लिक मारेगा इस जगह पे, और डबल ऑब्लिक के बाद फिर दूसरा साइड लिखेगा कि Cu++ इसका कंसंट्रेशन C2 है, सिंगल ऑब्लिक देके लिख देगा Cu सॉलिड, और फिर कोमा देके आपको लिख देगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट मान लीजिए, लिख दिया, हो गया। उतना लंबा चौड़ा फोटो जो आप देख रहे थे उसका काम खत्म है, यही है वो। कभी कभी देखिएगा बुक में आपको लिखा हुआ है, यहाँ मिलेगा KCl यहाँ पर, या फिर KNO3 या फिर NaCl, कुछ ऐसा लिखा हुआ आपको आपको मिलेगा। अब समझो ये क्या है। सबसे पहले जानिए ये डबल ऑब्लिक इंडिकेट करता है किसको, सॉल्ट ब्रिज को। इस पूरे नोटेशन का 3 भाग है, एक सॉल्ट ब्रिज से पहले, एक सॉल्ट ब्रिज के बाद, और एक जो बाद में कोमा के बाद है वो। यानी पहला भाग यहां से लेकर यहां तक दूसरा भाग, और ये तीसरा भाग। ये तो इस तीसरा भाग जो है ई नॉट सेल का वैल्यू है। ई नॉट सेल देखो, ई नॉट सेल हो, ई नॉट सेल हो या EOP हो या ERP हो, सॉरी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो, यह एक एक्सपेरिमेंटल टर्म होता है। इसीलिए इस सब चीज का वैल्यू हमेशा तुमको क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा। और यदि कभी प्रोवाइड नहीं किया तो किसी न किसी इक्वेशन की मदद से आपको निकालने के लिए देगा। जैसे अभी तुरंत आप एक इक्वेशन पढ़े थे ना, ई नॉट सेल बराबर 2.303 RT/NF log K से, तो बाकी चीज का मान दे देगा, तो आप ई नॉट सेल का मान निकाल लीजिए, इसमें क्या है, वो तो निकल जाएगा। तो यहाँ जो ये वाला जो पार्ट है इसको समझना ज्यादा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन आपको देंगे उसमें आपको समझाएंगे इसके बारे में। ये भी दो तरह से देता है, ई नॉट सेल का मान दो तरह से देता है, एक डायरेक्ट वे में देता है और एक इनडायरेक्ट वे में देता है। यहाँ डायरेक्ट वे में दिया हुआ है, यहाँ कोई लफड़ा नहीं है। जब इनडायरेक्ट वे में ई नॉट सेल का मान देगा, तब जब देगा तब आप समझ पाएंगे, अभी आप उस बात को नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए हम अभी इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम बस इस पर काम कर रहे हैं। देखिए इस लाइन का दो पार्ट है, एक है LHS और दूसरा है RHS। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए हमेशा, LHS में हमेशा एनोड रहेगा और RHS में हमेशा कैथोड रहेगा। यदि ये एनोड है तो निश्चित रूप से हम और करके कह सकते हैं कि ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है, हाँ या ना, इसको बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यदि ये एनोड है तो डेफिनेटली यहां पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा होगा, बताइए तो। और यहां पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा होगा। सेल नोटेशन में लेफ्ट साइड हमेशा एनोड होता है, राइट साइड हमेशा कैथोड होता है। हालांकि ये बात यदि हम ना भी लिखें तो देख के स्पष्ट पता चल जाता है। जेड कन्वर्ट हो रहा है Zn++ में, बताइए ये ऑक्सीडेशन ही ना हो रहा है, तो एनोड होगा, इधर रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड होगा। हो गया क्या?
साथ साथ लिखते जाइए। तो चेंज कर दो ना, लिखेंगे एट एनोड। एट एनोड देखिए तो यहाँ जेड एन कन्वर्ट कर रहा है किस में, जेड एन प्लस प्लस में। ये तो तभी ना पॉसिबल है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो उस रिएक्शन को आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ जेड एन सॉलिड है, कन्वर्ट कर रहा है जेड एन प्लस प्लस में। अच्छा, इसका कंसेंट्रेशन C1 दिए हुए है, 2 इलेक्ट्रॉन। हम यदि एट कैथोड की बात करें तो वहां पर Cu प्लस प्लस जिसका कंसेंट्रेशन C2 है, ये इसी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट कर जाएगा, Cu सॉलिड में। यह वह रिएक्शन है जो एनोड पर होगा, नीचे वाला वह रिएक्शन है जो कैथोड पर होगा। यदि हम पूरे सेल के रिएक्शन को निकालना चाहते हैं तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा क्या, ये बचेगा जेड एन सॉलिड। क्या क्या बचेगा बताओ, जेड एन सॉलिड प्लस Cu प्लस प्लस जिसका कंसेंट्रेशन कितना है C2, कन्वर्ट हो रहा है किस में, जेड एन प्लस प्लस में जिसका कंसेंट्रेशन है C1 और प्लस Cu सॉलिड। बताइए, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। इसी को सेल रिएक्शन बोला जाता है। एक होता है हाफ सेल, एक नहीं दो होता है हाफ सेल रिएक्शन, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और एक रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। दोनों जब सेल आपस में जुड़ जाए और कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन करे तो उसी को कहा जाता है सेल रिएक्शन। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल रिएक्शन। ये है हाफ रिएक्शन, ये भी है हाफ रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब आप एक्सप्रेशन डाल दीजिए इसका, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग क्यू। बताइए, यही है नर्स्ट इक्वेशन। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, आपको हमेशा कहेगा कि सेल पोटेंशियल ज्ञात कीजिए, यानी आपको क्या निकालना है, ई सेल। ई नॉट सेल का मान क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दिया है तीसरा पार्ट में, कितना लिखा हुआ था उधर, ई नॉट सेल का वैल्यू भी लिखे थे ना वहां कोना में, 1.1 वोल्ट। तो हम यहां से लिखते हैं 1.1 माइनस 0.0591 बाई एन। एन का वैल्यू कितना, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन चल रहा है, बताइए हाँ या ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन चल रहा है तो एन का वैल्यू 2 लॉग क्यू के लिए आपको एक्सप्रेशन डालना पड़ेगा, सॉलिड को छोड़ना पड़ेगा, आयन वाले कंसंट्रेशन को पकड़ना है। क्या लिखें बताइए तो, कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन प्लस प्लस बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस प्लस। बताइए ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जेड एन प्लस का क्वेश्चन, हालांकि देखो हम कोई फाइनल क्वेश्चन नहीं दिए थे, हम तुमको थ्योरेटिकल पार्ट बता रहे थे। हम यहाँ पर C1 लिख दिए, यहाँ पर C2 लिख दिए, लेकिन जब तुमको क्वेश्चन देगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू लिखेगा ना, 0.2 0.5 समथिंग कुछ तो लिखेगा, जो लिखेगा उसके हिसाब से चलेंगे। तो बताइए अगला अगला टर्म में हम क्या लिख दें, ई सेल इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.0591 बाई कितना 2 लॉग C1 बाय C2। बताइए यहाँ से क्या कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, यदि C1 और C2 का एक फाइनल वैल्यू दिया हुआ रहता तो लॉग की मदद से कैलकुलेशन करके क्या ई सेल को नहीं निकाला जा सकता है। तो इस तरह से पूरे सेल का पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो आज आप सीखे कि फुल सेल का पोटेंशियल कैसे निकलता है। पिछला दिन जो 4 प्रैक्टिस आप किए हैं, एक हम बताए थे और 4 आप जो बनाए हैं, उसमें आप ये सीखे कि किसी हाफ सेल का पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है और रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। इससे आप सीखे सेल पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। लेकिन इसमें एक लफड़ा है, लफड़ा खड़ा करता है ये ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मान अभी डायरेक्ट न दे दिया, कभी कभी डायरेक्ट नहीं देता है, कभी कभी इनडायरेक्ट वे में दे देता है। तो कल जब आप आइएगा तो उस टाइप का बात पहले हम समझाएंगे, फिर उस पर एक क्वेश्चन लिखा के उस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, फिर 2-4 क्वेश्चन आपको घर से बनाने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि संडे को डिस्कस होगा और उसके बाद इससे आगे का थ्योरी स्टार्ट होगा। तो कल ये सब काम करना है, आइए कल।